नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और इसमें से देखिए डिफरेंट लैंग्वेज कैसे एग्जामिनर हमारे सामने रखता है, उसके लिए हम देख रहे हैं। आज हम एक अलग टाइप ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके से देखिए एग्जामिनर हमारे सामने लैंग्वेज रखता है और कैसे हमारे को उनको सोल्व करने के लिए प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। और क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा गया है, ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले हिंदी में देखें, ठीक है। और दोनों वाले दोनों में देखें, ठीक है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग चाहे देखिए कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, आप यहां पर जो मैथमेटिक्स कराई जा रही है, आप उसको शुरू से पार्ट 1 से देखिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट करा रहे हैं तो उसको पार्ट 1 से देखिए आप, तो आपको देखिए आराम से चीजें समझ में आएंगी। और उनको 3-4 बार, आप 2-3 बार देख लेंगे वीडियोस को, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट ही हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप में हमारे को ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये फिक्स टाइप होता है, फिक्स लैंग्वेज होती है दोस्तों। टाइप क्या है? टाइप क्या होता है? लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स होता है, उसमें डेटा बदले जाते हैं बस। और मैथमेटिक्स में सिर्फ ऐसा ही होता है कि भाई जो लैंग्वेज होती है वो दे दी जाती है, उसमें डेटा चेंज किए जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पर तो हम कम कर ही रहे होते हैं, 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर में तो बहुत होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से समझाना तो उनमें से बहुत चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो भी यहाँ पर वीडियोस बनाए दिखाए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। और दूसरी बार जब आप उनको करें तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में, पहली बार में तो देखिए नॉर्मल स्पीड में देखें, दूसरी बार करें तो 1.5 गुना की स्पीड में करके आप देख सकते हैं। और उन चीजों को समझिए कि अच्छा इस टाइप में इस तरीके से सोल्व होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे करने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। तो अगर आप ऐसे 2-3 बार कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी कोचिंग करने की, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, आपके इंग्लिश में देखिए, आप इंग्लिश में लैंग्वेज है ए पर्सन। देखिए मैं इसे 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये जो पहला क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में बहुत आसान है। क्वेश्चन समझिए, ए पर्सन टुक ए डेबिट ऑफ टोटल ₹25,000 फ्रॉम 2 bankers. The SI was paid on the first part at the rate of 12% per annum and on the second part at the rate of 14% per annum. If total SI for 1 year was ₹3260, ठीक है, 3260, what was the amount of debit at 40%? हिंदी वाले देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपए का ऋण उधार लिया। एक ऋण पर 12% व दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया है। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 326 नहीं है, यहां पर ये 3260, ठीक है, 3260 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात करो जो 14% पर उधार ली गई थी, ठीक है। ऑप्शन से हमारे ए 12,000, बी 13,000, सी 14,000 और डी 15,000। ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए हमें इस जो प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको समझने की जरूरत है कि हमें इसमें पूछा क्या गया है एक्चुअल में, हमें इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। भाई कोई भी आदमी है, उसने 2 लोगों से या 2 भी उधार दे रहे हैं, उसे 2 साहूकारों से, बैंकर्स बोल दो, आप उनको बैंकर्स बोल सकते हैं, साहूकारों को, लाला जी को, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, जैसे आप ही हो। इस सवाल में कहा क्या गया है वो समझिए आप 1 मिनट में, कि भाई जैसे आप हैं, ठीक है, आप 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास गए,
ठीक है। और आपने टोटल उन दो अलग अलग व्यक्तियों से, जैसे मान लो आप हो, आपके कोई दो दोस्त है, आप उन दो दोस्तों के बोले कि यार मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो उन दोनों ने मिलकर के, ठीक है, किसी ने मान लो 10,000 दिए, दूसरे ने 15,000 दे दिए। ये कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है? पहले वाले ने 15,000 दे दिए, दूसरे वाले ने 10,000 दे दिए, पहले वाले ने 20,000 दे दिए, दूसरे वाले ने 5,000 दे दिए। ये कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है? टोटल जब आपको 25,000 की जरूरत पड़ी, तो जैसे आप उन दो दोस्तों के पास गए और कहा कि यार मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 25,000 चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। उन्होंने, दोनों ने मिलकर के आपको 25,000 रुपए दे दिया। अब ये हमें पता नहीं है इस सवाल के माध्यम से, इस लैंग्वेज के माध्यम से, कि पहले वाले ने कितने दिए और दूसरे वाले ने कितने दिए, पहली बात। और वो कह रहा है कि यार उधार दिए। अब जो भी है, हमें ये भी नहीं पता कि भाई पहले वाले की रेट है 12% या 14%, दूसरे वाले की 14% है या 12% है, ये भी नहीं पता। ये भी इस सवाल में फिक्स नहीं है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो तो उसको 12% ऋण ले रहा है, दूसरा दोस्त है वो उससे 14% का ऋण ले रहा है, ठीक है, वार्षिक दर से। एक तो 12% की दर अप्लाई कर रहा है और दूसरा है 14% की दर अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि पहले वाला 12% ले रहा है कि 14% ले रहा है, या फिर दूसरे वाला 12% ले रहा है कि 14% ले रहा है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। एक तो देखिए उनका जो अमाउंट है, उनकी जो राशि है, प्रिंसिपल है, वो फिक्स नहीं है। दूसरी चीज, उनकी जो रेट है वो भी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि यार यदि वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 3260 रुपए बनते हैं, ठीक है, तो कुल साधारण ब्याज में, दोस्तों लैंग्वेज को समझिए, कुल का मतलब है टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि उसने जो भी पैसे लिए हैं, यानी 25,000 रुपए लिए हैं, उस पर टोटल पर वो 3260 रुपए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। अब उसमें ये नहीं पता लग रहा कि पहले वाले को कितना दे रहा है और दूसरे वाले को कितना दे रहा है। देखिए यहां शुरू से ही प्रिंसिपल से लेकर, रेट से लेकर, सिंपल इंटरेस्ट तक सब कुछ अंधेरे में है। समझिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, अंधेरे में है मतलब दोस्तों ये है कि फिक्स नहीं है कि पहले वाले का प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, ठीक है, ब्याज कितना बन रहा है, कुछ पता नहीं है। दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है, ब्याज कितना है, कोई पता नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तो वो सिर्फ फिक्स रखता है इस टाइप को, और लास्ट में कह देता है, या तो वो कह देगा कि 12% पर जो राशि उधार ली गई है वो बता दो, या फिर वो कह देगा कि 14% पर राशि उधार ली गई है वो बता दो। इस तरीके से ही प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया अभी तक कि जैसे मान लो कि आपके दो दोस्त हैं, यहां पर है ए, यहां पर आप खुद हैं, ठीक है, आप खुद हैं, आपको 25,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। जितने भी रुपए की जरूरत पड़ेगी, देखिए रुपए हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, लाइफ है, रुपए चेंज होते रहेंगे। आज आपको 25,000 की जरूरत है, कल 1 लाख की पड़ेगी, ठीक है, वो मैटर नहीं है। आप इस टाइप को समझिए, आप है, आपको जरूरत पड़ी 25,000 की, आपने दो दोस्तों के पास मिलकर के 25,000 रुपए जुटा लिए, ठीक है। आप अपने जैसे दोस्त है बी और सी। अब हमें यह नहीं पता कि बी आपको जरूरत है 25,000 की, रिक्वायर्ड कितनी है भाई, 25,000 की। एक बार इसको समझना, इस टाइप को, बाद में हम देखिए आपको बताएंगे बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए। हम बेसिक मेथड की भी बात करेंगे, और इसके अलावा जो हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे क्वेश्चन को करें, उसके बारे में भी बातें करें, ठीक है। अभी आप इस कंसेप्ट को समझिए कि ये कंसेप्ट है क्या, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में होता क्या है। यहां पर आप खुद बैठे हैं, आपको 25,000 रुपए की रिक्वायर्ड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने दो दोस्तों के पास गए, दो साहूकारों के पास गए, उनको कहा कि यार मेरे को 25,000 रुपए की व्यवस्था करके दो आप। उन्होंने कहा कि यार देख, आप एक मान लो बी के पास, आप कहे यार 25,000 रुपए दे दो। उसने कहा यार 25,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, तो 15,000 रुपए है, ठीक है। फिर आप गए दूसरे दोस्त के पास, तो आपने कहा कि यार चल ठीक है 15 तो दे, मैं 10 कहीं और से कर लूंगा। तो दूसरे दोस्त के पास जब आप दोस्त सी के पास गए, तो यहां से आप उसको कहा कि यार 10,000 रुपए चाहिए, काम है मेरे को, तो अब वो आपको 10,000 रुपए दे दिया। तो इस तरीके से आपकी क्या जरूरत क्या होगी, पूरी होगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये कोई प्रिंसिपल वो नहीं है जो ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये समझाने का प्रयास करें कि आप 25,000 रुपए कैसे जुटाते हैं, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, कैसे उन पर अप्लाई होता है, ठीक है,
वो सब चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब हो सकता है कि देखिए, या तो ये तरीका हो सकता है, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो भी आपके कितने बनते हैं 25,000। तो रिक्वायरमेंट कितने की थी 25,000 की, पूरी हो गई भाई, 25,000 की रिक्वायरमेंट हो गई। हो सकता है कि दोस्त बी आपको 10,000 रुपए दे दे और दोस्त सी है वो आपको 15,000 रुपए दे दे। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो भी आपका 25,000 का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। हो सकता है कि भाई दोस्त बी है ये 5,000 रुपए ही दे पाए आपको, तो जो दोस्त सी है इससे आपको 20,000 रुपए लेने पड़ेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों कहानी इतनी सी है कि अगर ये 1 रुपया देता है तो 24,999 रुपए से लेने पड़ेंगे दूसरे वाले से। समझ ले इस बात को। अगर मान लो 1 रुपया ये देता है हमारे को, तो 24,999 रुपए दूसरे वाले से लेने पड़ेंगे। तो टोटल आपको देखिए 25,000 करने। बात इतनी सी है, इस चीज को समझिए आप। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि 25,000 रुपए जुटाने कैसे है। इसमें जो लैंग्वेज की बात की गई है वो यही है कि 2 लोग मिलकर के 25,000 रुपए दे रहे हैं। अब भाई आप मुझे ये बताइए कि इस टाइप में ये जो लैंग्वेज दी गई है कि 2 लोग मिलकर के 25,000 रुपए दे रहे हैं, इसमें कहीं भी कुछ फिक्स है कि पहले वाला कितना दे रहा है और दूसरे वाला कितना दे रहा है? कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि पहले वाला 5,000 दे दे, दूसरे वाला 20,000 दे दे। ये भी हो सकता है पहले वाला 1 रुपया दे दे, दूसरे वाला 24,999 रुपए दे दे। ठीक है, पहले वाला 15,000 दे दे, दूसरे वाला 10,000 दे दे। कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि भाई 25,000 रुपए उसको मिलने हैं 2 लोगों से उधार। ठीक है, उधार मिलने हैं। कहीं भी ये फिक्स नहीं है कि भाई पहले वाला तो कितना दे रहा है और दूसरे वाला कितना दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से निचोड़ निकलता है इस टाइप में कि प्रिंसिपल जो होता है हमारा, चीजों को आराम से समझो, टाइम लगा करके चीजें हो जाएंगी। प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन, ये क्या है दोस्तों, फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल टोटल तो देखिए मूलधन फिक्स है, लेकिन इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि जो अपना इंडिविजुअल प्रिंसिपल को हिंदी में कहेंगे दोस्तों की जो सेपरेट मूलधन है, यानी कि जो अपना अलग अलग मूलधन है। ठीक है, प्रत्येक का मूलधन, वो फिक्स नॉट फिक्स्ड, यानी फिक्स नहीं है। पहली बात इस टाइप में ये होता है, फिक्स नहीं है। पहले बात निकल के आई भाई कि जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, भाई बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, ये फिक्स नहीं है, इसके डेटा हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि बी 1 रुपए दे दे, सी 24,999 रुपए दे दे। ये भी हो सकता है कि एक बी जो है ये 15,000 रुपए दे दे और सी जो है ये 10,000 रुपए दे दे। टोटल 25,000 करने हैं। हो सकता है कि भाई ये 10,000 मिला दे, वो 15,000 मिला दे सी। तो कहीं भी देखिए इस टाइप में 2 साहूकार है, इनका इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल है, जो सेपरेट प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये फिक्स नहीं है कि कितना कितना मिला रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई एक पर तो ऋण 12% है, दूसरे पर 14% का वार्षिक दर से इंपोज किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अब कहीं भी इस लैंग्वेज में दोस्तों ये नहीं कहा उसने कि बी 12% लगा रहा है कि 14% लगा रहा है, लेकिन इतना फिक्स है कि अगर बी 12% लगाएगा तो सी लगाएगा दोस्तों 14%। ठीक है, और अगर बी जो है ये 14% लगाएगा तो सी लगाएगा 12%। यानी कि उसमें 2 लोग हैं, 2 आपके दोस्त हैं, उनमें से ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है कि भाई बी 14% लगा रहा है कि 12% लगा रहा है, लेकिन इतना फिक्स है अगर बी ने मान लो 12% लगा दिया तो सी 14% लगाएगा। अगर मान लो बी ने 14% लगा दिया तो सी 12% ही लगाएगा। ठीक है, यानी कि एक तो लगाएगा 12% और दूसरा लगाएगा 14% की दर। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोस्तों TEREST, जो दर है ये भी देखिए फिक्स नहीं है। फिक्स तो है कि 12% भी है, 14% भी है, लेकिन इंडिविजुअल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल जो शब्द है ये जुड़ना जरूरी है। सेपरेट बोल सकते हैं आप, INDIVIDUAL। ठीक है, इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
सेपरेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, हमें उसका फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है दोस्तों, आप कई लोग तो कहेंगे साहब फिक्स तो है, 12% है, क्या ये फिक्स नहीं है? 14% है, क्या ये फिक्स नहीं? भाई ये तो है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होती है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स बोल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में हम ये नहीं बता सकते कि भाई बी 12% दे रहा है कि 14% दे रहा है। यहां पर सी है वो 12% दे रहा है कि 14% पर दे रहा है, ये हम फिक्स नहीं है कि बी 12% पर दे रहा है कि 14% पर दे रहा है। सी जो है ये 12% पर दे रहा है उधार या 14% पर उधार दे रहा है, ये चीज इसमें फिक्स नहीं है। तो कुल मिला के दो बातें अभी तक क्लियर हुई कि इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल है, सब दोनों का सेपरेट प्रिंसिपल है, अलग अलग जो मूलधन है, ये फिक्स नहीं है कि कौन कितना दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस टाइप में जो सेपरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है वो फिक्स नहीं है। मतलब वो फिक्स नहीं है कि भाई वो 12% से हो रहा है कि 14% से हो रहा है, लेकिन इतना फिक्स है कि अगर एक 12% लगा देगा तो दूसरा 14% लगा देगा, एक 14% लगा देगा तो दूसरा 12% लगा देगा, इतना फिक्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि भाई बी कितना परसेंट से चार्ज कर रहा है, सी कितने परसेंट से चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वो कह रहा है कि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज है 3260 रुपए। उसने कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट बताया जो टोटल 25,000 पर उसने पे किया है। ठीक है, 25,000 पर जो साधारण ब्याज उसने दिया है वो बताया है कि भाई उसने टोटल 3260 रुपए उसने दे दिए। ठीक है, लेकिन इसमें यह पता नहीं है कि भाई बी को कितना ब्याज मिला और सी ने कितना ब्याज कमाया। यानी कि आपके जो दोस्त बी है उसने कितना ब्याज कमाया आपसे, और दोस्त सी है जो साहूकार सी है उसने आपसे कितना ब्याज कमाया है, ये पता नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल जो तीसरी बात ये निकल के आती है दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? चलो दिख रहा है। जो इंडिविजुअल आपके पास है, इंडिविजुअल INDIVIDUAL, इंडिविजुअल जो SI है दोस्तों, दोनों का जो सेपरेट SI है, साधारण ब्याज है, वो कितना कितना कमा रहे हैं वो भी यहां पर उसका भी पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, पता नहीं, यानी कि फिक्स नहीं है। ये भी इस तरीके से आप फिक्स तो है लेकिन इंडिविजुअल पता नहीं लग पा रहा। ठीक है, इसका भी पता नहीं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, तीन चीजें आपने नोट की होंगी। इस टाइप के प्रॉब्लम में ऐसा हमेशा रहेगा कि ना तो मूलधन का पता है कि भाई बिग, यानी कि दोनों जो लोग हैं, दो लोग रहते हैं यहां पर, एक उधार लेने वाला रहता है और दो लोग उसको होते हैं देने वाले। कुल मिला के कहानी इतनी सी है। लेकिन यहां पर जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, जो अलग अलग जो प्रिंसिपल है, यानी कि बी ने कितना दिया मूलधन, सी ने मूलधन कितना दिया, ये फिक्स नहीं होता है, ये हमें पता नहीं होता है। सब कुछ झोल मठोल मतलब एक तरह से कंबाइन रखा जाता है चीजों को इस टाइप में। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बात आती है तो इंडिविजुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हमें पता नहीं रहता, वो भी फिक्स नहीं रह पाता कि भाई बी 14% से ले रहा है कि 12% से ले रहा है, सी जो है वो 14% से ले रहा है कि 12% से ले रहा है। लेकिन इतना जरूर होता है कि भाई अगर एक 12% से ले लेगा तो दूसरा 14% से ले ही लेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन चीजें हैं। तीसरी चीज है दोस्तों, इंडिविजुअल जो SI है, जो साधारण ब्याज है, वो उसका भी हमें पता नहीं रहता, क्योंकि यहां पर देखिए कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट बताया जाता है आपको कि कंबाइंड रूप से वो इतने रुपए उसको इतने रुपए साधारण ब्याज बनता है। इस तरीके से लैंग्वेज रखी जाती है। तो इस टाइप में देखिए, और फिर बाद में आपसे क्या पूछा जाता है कि 12% पर, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इस पर कितना मूलधन था, 14% पर कितना मूलधन था। इस टाइप से प्रॉब्लम्स आते हैं, समझना इस चीज को। देखिए मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाने में ही लगभग 20 मिनट ले लिए। ठीक है, 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक मेरा कंसेप्ट ही पूरा हुआ है। देख लो क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी तो ये चीजें होती हैं, जब हम समझाने पर आते हैं तो ऐसे ही समझाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कहानी है टोटल। अब दोस्तों देखिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हमारे को सॉर्ट आउट करना है, मैं आपको सबसे पहले बेसिक मेथड बताता हूं कि भाई इसमें होता क्या है। मान लो, इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, मान लो कि दो बैंक हैं जहां पर आप पैसे उधार लिए हैं, बी और सी। मान लो कि यार प्रिंसिपल भी फिक्स नहीं है तो भाई मेरे को मानना पड़ेगा। भाई मैंने क्या कहा कि इसमें जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है उसका हमें पता नहीं है
कि बी कितना रुपए दे रहा है, सी कितने रुपए दे रहा है, तो मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि यार बी है ना वो एक्स रुपए दे रहा है। जब बी एक्स रुपए दे रहा है, टोटल कितने हम उधार ले रहे हैं 25,000, तो सी दे देगा 25,000 माइनस एक्स। ठीक है, 25,000 माइनस एक्स। अब देखिए वो कह रहा है कि यार वो टोटल है, टोटल उसने क्या 3260 रुपए का ब्याज कमा लिया, लेकिन इंडिविजुअल का हमें नहीं पता कि कितना ब्याज कमा रहा है। दूसरी बात कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका पता नहीं है कि बी है वो 12% से चार्ज कर रहा है कि सी 12% से चार्ज कर रहा है। उसने कहा है कि एक ऋण पर वो 12%, दूसरे ऋण पर 14% की वार्षिक दर का साधारण ब्याज लगा रहा है। तो हमें मान लेते हैं भाई, मानना पड़ेगा सब कुछ, हमें मान लेते हैं कि 12% से बी दे रहा है रुपए और 14% से सी चार्ज कर रहा है। ठीक है, मानना पड़ेगा सब कुछ। उसके बाद देखिए यहां भी हमने मूलधन माना, दर माना, ठीक है, माना तो है। अब इसको दो, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, होता है PRT बटे 100। क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें रख दो आप, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, इसमें रखिए। तो मैं आपको देखिए इक्वेशन बता देता हूं एक बार। इसमें जब आप रखेंगे तो मान लो कि आपने एक्स रुपए लिए, मूलधन कितना है एक्स रुपए, 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय है टोटल 1 साल। वो कह रहा है कि 1 वर्ष का, साफ साफ बोला है कि 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज है। ठीक है, बटे 100 प्लस किया आपने, तो दूसरी कितनी राशि बच गई 25,000 माइनस एक्स। 25,000 माइनस एक्स, दर कितना है भाई 14%, यहां पर 14% की दर है और समय है 1 साल बटे 100। वो कह रहे हैं कि यार इस तरीके से वो टोटल जो है ना कितना साधारण ब्याज कमाता है 3260 रुपए। तो ये किसके बराबर हो गया, 3260 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कितना कबाड़ी वाला है भाई, आवाज सुन लो उसकी। कुछ दिन बाद आपको भी कहीं को यही काम करना पड़ेगा, तो पहले देख लो। ठीक है, तो चलिए वो मजाक की बातें हैं, पढ़िए आप लोग और बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, आराम से कर भी सकते हैं आप लोग, सब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे को एक इक्वेशन तैयार करनी है, वो आपके सामने है कि भाई एक्स रुपए 12% की दर से कितना ब्याज देंगे और 25,000 माइनस एक्स रुपए 14% की दर से कितना ब्याज देंगे। इन दोनों का जो ब्याज जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को मिलेंगे 3260 रुपए। ठीक है भाई, अभी एक बार मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है भाई, मिटा देते हैं इसको। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो आराम से देखिए, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व आप कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मान लो इसको जब सोल्व करेंगे तो कर लेना भाई, इसको जैसे 14 से इसको गुणा करना। चलो मैं करके बताता हूं आपको। 3260 रुपए है, ये आ गया 12x बटे 100, 12x बटे 100। ठीक है, प्लस जब आप दोस्तों देखिए 14 को 25,000 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 3 बिंदी तो ये एज है, 25 चौक 100 10 और 25 से कम 25 और 10 35। ठीक है, ये आ गया माइनस 14x। ठीक है भाई, बटे 100। इस तरीके से होगा। ये 100 हम टोटल कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 100 कॉमन लेकर के ऊपर भेज देंगे तो ये आ गया 32 60 00। ये आ गया 12x माइनस 14x प्लस 352 3500000। अब जब 14x माइनस 2x आएगा दोस्तों, और जब माइनस का 2x इधर जाएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल इसको देखिए और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ये आ गया दोस्तों देखिए माइनस 2x प्लस 3500000। ये आ गया 326000। अब ये माइनस का 2x जब इधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब शायद दिखेगा नहीं, चलो दिख रहा है अभी तो।
तो 2x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, ये 2x उधर भेजेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 3,50,000 में से 3,26,000 रुपए जब आप घटाएंगे, तो मोटा मोटा ये मान लो कि 50,000 में से जब आप 26,000 रुपए घटाएंगे तो 24,000 रुपए बचेंगे। ठीक है भाई, 24,000 रुपए बचेंगे। तो जब 2x 24,000 है तो x कितना हो गया भाई, 12,000 रुपए, भाग दे देंगे, यानी कि 12,000 रुपए वो दे रहा है 12% की दर से। ठीक है, तो 12,000 रुपए जब वो 12% की दर से दे रहा है भाई, तो टोटल उसने लिए कितने थे, 25,000 रुपए। तो बचे कितने, 25,000 माइनस 12,000 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपए वो दे देगा 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, इस तरीके से एक तरीका ये है जो हम 10th क्लास में फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, इसको समझना। एक तरीका तो ये है हमारे पास जो हम 10th क्लास में इसको फॉलो करते आए हैं। कुछ नहीं है भाई, आपको मानना पड़ेगा कि एक मूलधन x है तो दूसरा 25,000 माइनस x हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले पर मान लो 12%, दूसरे पर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपोज हो रही है। आपने पीआरटी लगाया, सिंपल मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। x पर 12% की रेट से ब्याज, x माइनस 25,000 पर, सॉरी 25,000 माइनस x पर 12% की रेट से चार्ज, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, दोनों को जब जोड़ेंगे 3260, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आप x की वैल्यू पा रहे होंगे। और जब x की वैल्यू, x क्या है, 12% की रेट से दिया गया धन है, तो 14% की रेट से कितना धन दिया जाएगा, 25,000 माइनस x यानी कि 12,000। तो 25,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 13,000 रुपए आपको मिलेंगे, और ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। एक तो तरीका ये है जो हम 10वीं क्लास में करते हैं। इसको भी देखिए बेसिक है ये और एक बार देख लीजिए आप, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझिए। इसमें देखिए, इसके अलावा दो तरीके मैं आपको और बताऊंगा, इसके अलावा भी मैं दो तरीके और बताऊंगा। इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आए जहां मूलधन भी फिक्स नहीं होता है, इंडिविजुअल ना तो प्रिंसिपल फिक्स होता है, ना ही इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, ठीक है, ना ही इंडिविजुअल एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका हमें पता रहता है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं, यानी कि सब कुछ मिक्स हो रखा है, आप इस चीज को समझिए कि सब कुछ यहां पर देखिए मिक्स हो रखा है। प्रिंसिपल है, मिक्स है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मिक्स है, पता नहीं 14% पे कौन सा है, 16%, सॉरी 12% पे कौन सा है। सिंपल इंटरेस्ट इंडिविजुअल तो है नहीं, मिक्स हो रखा है। कंबाइंड रूप से मिल रहा है आपको, कंबाइंड रूप से प्रिंसिपल मिल रहा है, कंबाइंड रूप से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि सब कुछ मिक्स मिल रहा है आपको। सबसे शानदार जो है इस सवाल को करने के लिए मिक्सर विधि होती है। ठीक है, हाँ कई सवाल ऐसे होते हैं जहां पर ये भी सवाल है। इस सवाल की बात करूं, कई बार डेटा ऐसे एग्जामिनर सेट कर देता है कि मिक्सर विधि से बहुत टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, करना, लेकिन 99% प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों मिक्सर विधि से बहुत आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, जहां पर सब कुछ मिक्स कर रखा हो, प्रिंसिपल भी मिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज है वो भी मिक्स है। तो उसमें आप लोग मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। 99% प्रॉब्लम्स चुटकियों में हो जाती है। ये एक्स वैक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, ना ही पीआरटी लगाने की जरूरत है आपको, ना ही आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। सिंपल मिक्सर विधि लगाएंगे और ये जो मिक्स प्रॉब्लम्स हैं इनको इंडिविजुअल प्रॉब्लम बना देंगे। ठीक है भाई, ये क्या है, मिक्सर विधि। मिक्सर विधि में क्या होता है, मिक्सर विधि हम लगा कर सकते हैं जब भी आपको देखिए दोस्तों इंडिविजुअल डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो मिक्सर विधि कब लगाते हैं, जब सब कुछ मिक्स दे रखा हो आपको। मिक्स का मतलब होता है, मिक्स का कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि जहां पर देखिए सब कुछ मिक्स दे रखा हो, प्रिंसिपल भी मिक्स में दे रखा हो, पता नहीं है कि एक बी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिक्स हो, और जो साधारण ब्याज है वो भी मिक्स हो, यानी कंबाइंड रूप से दिया गया हो, वहां पर आप ये मिक्सर विधि यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सर विधि सॉरी एक मिनट भाई, ये क्या है कि ये जो मार्कर है ना, इसका जो इंक है ये छींक पैदा करता है मेरे, पता नहीं इसे एलर्जी होती है क्या सिस्टम है। ठीक है, लेकिन इससे होता है कुछ ना कुछ। जब भी इसके पास आते हैं और एक दो बार जैसे अपन करते करते ऐसे लगा देते हैं नाक के, तो उससे क्या होता है फिर छींके शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो कोई नहीं, आप देखिए मिक्सर विधि लगाएंगे। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, सेकंड जो मेथड है, यह है मिक्सर विधि का। और इस टाइप के जो मिक्स प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल मिक्स है, रेट मिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट मिक्स है, तो मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। मिक्सर विधि, मिक्सर विधि देखिए दोस्तों कब लगाई जाती है, जब भी आपको इंडिविजुअल डेटा की जरूरत पड़े। ठीक है, जब भी आपको संख्या निकालनी हो, कोई पार्ट निकालना हो इंडिविजुअल, जैसे यहां पर बोल रहा है 14% की दर से कितना धन उधार लिया भाई, तो वो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, उसका पार्ट पूछ रहा है वो, जब भी संख्या निकालनी हो, जब भी संख्या निकालनी हो। ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्ट निकालना हो। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल भाग निकालना हो, पार्ट का मतलब होता है दोस्तों भाग, इंडिविजुअल भाग निकालना हो तो मिक्सर विधि बेस्ट है दोस्तों। आप इस लैंग्वेज को याद रखिए, मिक्सर जो विधि है ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। मिक्सर विधि हम कहां लगाएंगे, जब भी सब कुछ मिक्स कर रखा हो, प्रिंसिपल भी मिक्स कर रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिक्स कर रखा हो, यानी कि हमें पता नहीं कि इंडिविजुअल प्रिंसिपल कितना है, इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंडिविजुअल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सब कुछ मिक्स कर रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और जो हमारा साधारण ब्याज है, सभी मिक्स कर रखे हो, तो मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। समझिए इस बात को। मिक्सर विधि हम वहां लगा सकते हैं जहां पर भी आपको इंडिविजुअल सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़े, सॉरी इंडिविजुअल पार्ट निकालना हो, या इंडिविजुअल कोई भी जब भी संख्या निकालनी हो या इंडिविजुअल पार्ट निकालना हो, तो मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। अब देखिए इंडिविजुअल ये पार्ट ही है, वो पूछ रहा है, अगर आपसे पूछता है कि 12% पर कितना उधार लेता है, 14% पर कितना उधार लेता है, तो ये इंडिविजुअल पार्ट है। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है कि भाई उस हिस्से को बता दो जो 14% पे लिया गया है, उस हिस्से को बता दो जो 12% पे लिया गया है, तो ये इंडिविजुअल पार्ट है। ठीक है, टोटल कितना है 25,000, उसका इंडिविजुअल पार्ट 12% पे कितना लिया गया है, वो इंडिविजुअल मूलधन है। जो 14% पे लिया गया है वो एक सेपरेट जो इंडिविजुअल मूलधन है। तो जब भी आपको संख्या निकालनी हो, जब भी आपको इंडिविजुअल पार्ट निकालने हो, तो मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। हाँ, इसके कुछ कई सवाल ऐसे भी आते हैं दोस्तों एग्जाम में भी, जहां ये मिक्सर विधि आप लगा तो देंगे, लेकिन कैलकुलेशन इतना भयंकर हो जाता है कि वहां उससे बढ़िया है कि मैं आपको एक दूसरा मेथड और बताऊंगा इसके अलावा। ठीक है, तीसरा मेथड जो मैं बात करूंगा वो लगाइए आप। जब भी देखिए कैलकुलेशन अगर बढ़ी जा रही है तो उसमें फंसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन लेगी समय, और समय अगर जिसने कंपटीशन में खो दिया तो फिर वो कहीं कुछ भी हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, वो एग्जाम में पास नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। सारा खेल वहां टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है, तो हमारे को समय बचाना है, तो मैं बताऊंगा कि कब आपको ये मिक्सर विधि लगानी है, कब आपको जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो सोचने का है टोटली। ठीक है, वो लगाना है। वो पहला जो मेथड बताया वो तो बेसिक है, वो तो लगाना ही नहीं है आपको, वो तो बेसिक है। जब आपको कुछ ही ना आए तो उससे अगर टाइम बचा हुआ है तो उससे रगड़ते घिसापिटी करते रहे, बाकी वो कामयाब नहीं है। ये जो मेथड है ये 99% कामयाब है। और वो जो एक बताएंगे, जब इससे भी अगर प्रॉब्लम ज्यादा टफ बन रही है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ बन रही है, तो फिर वो तीसरा जो मेथड मैं बताऊंगा इस टाइप के लिए, उसको अप्लाई करें। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो मेथड मैं बताऊंगा आपको, इसमें से कोई से मेथड से भी अगर आप अप्लाई करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, तो ये माने बहुत आसानी से सवाल का उत्तर आता है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो मैं मिक्सर विधि बता देता हूं। मिक्सर विधि में क्या होता है, जब भी आपको सब कुछ मिक्स करके दे रखा हो तो मिक्सर विधि लगाइए। तो जब भी इंडिविजुअल पार्ट निकालना हो, ठीक है, तो मिक्सर विधि लगाइए। जब भी कोई संख्या निकालनी हो तो मिक्सर विधि लगाइए। मिक्सर विधि में होता क्या है दोस्तों कि भाई 12% की रेट से चार्ज हो रहा है, 14% की रेट से चार्ज हो रहा है। एक धन है वो 12% की रेट से चार्ज हो रहा है, एक धन है 14% की रेट से चार्ज हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि भाई जो टोटल हमारे को ब्याज तो पता है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इसमें देखिए दोस्तों आपको एक टर्म यूज करनी पड़ेगी, एवरेज की, औसत की। आपको ये एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, और एवरेज आप निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं
जो भी आता है दोस्तों, जो भी आपको निकल के आता है, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, दो लोगों ने, एक ने 200 रुपए कमाए, एक ने 500 रुपए कमाए, तो भाई टोटल कितने हो गए 700। तो आप कहेंगे एवरेज कितना कमाया, तो 700 बटे 2 कर देते हैं आप, ठीक है, 350 रुपए हो गए एवरेज। अगर वहीं 10 लोग हैं, सबने मान लो किसी ने 200 रुपए कमाए, किसी ने 500 रुपए कमाए, इस तरीके से, तो डिवाइड बाई 10 करते हैं। तो कुल मिला के जितने भी नंबर बनते हैं उसको डिवाइड बाई परसेंट से हम करते हैं, तो हमारे को एवरेज वैल्यू मिलती है। एवरेज चैप्टर भी है औसत, वो हम कराएंगे मैथ में। अभी आपके लिए इतना ही काम का है कि एवरेज निकालते कैसे। मान लो कि दो लोग हैं और वो कमाते हैं, कोई 300 रुपए कमा रहा है, कोई 200 रुपए कमा रहा है, ठीक है, एक 300 कमा रहा है, एक 200 कमा रहा है, तो टोटल 500 रुपए कमा दिए। औसत, वो कहेंगे, अगर आपको कोई कहे कि औसत धन कितना कमा रहे हैं, तो औसत निकालना हो तो डिवाइड बाई परसेंट करना पड़ेगा, टोटल इनकम डिवाइड बाई परसेंट। तो 500 बटे 2 यानी कि 250 रुपए पर पर्सन, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो यहां पर देखिए एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, AVERAGE, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, कुछ नहीं करना। अगर जो भी आपको कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है उसी से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, आपकी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी सीधी सीधी। क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है कंबाइंड है, इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं इसमें, कंबाइंड है। अगर आप कंबाइंड से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, दर निकालते हैं, तो आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती है। दोबारा सुनना, अगर आप कंबाइंड जो टोटल जो आपको साधारण ब्याज दिया गया है, इससे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो आपको औसत दर यानी कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती है, ठीक है। बस इतनी सी कंसेप्ट है। तो यहां पर अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी भाई, 3260 रुपए वो कमा रहा है साल के। 3260 रुपए कमा रहा है किस पर, 25,000 पर। तो 100 पर कितना, ये होगी दर। 100 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या है भाई, दर है। और ये सारा कारनामा कर रहा है वो कितने, एक साल में, तो डिवाइड बाई 1। तो ये हो गया आपका एवरेज। वो पीआरटी वाला फॉर्मूला है यार, मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता दिया, बाकी तरीका वही है। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी, ठीक है भाई। और अब आपके पास आ गया 326 बटे 25, जो कटेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई दोस्तों आपके कितने, 326 बटे 25%। मैं आपको यही बात कह रहा था कि 1% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर ये जो मिक्सर विधि है ना, इसको लगाना भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता है, ठीक है। तो आप उस केस में इसको अवॉइड करें। एक दूसरा मेथड और बताऊंगा, तीसरा मेथड, उसको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए 300 एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप लगाएंगे मिक्सर विधि में 326 बटे 25, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन मैथ में है, तब ये मिक्सर विधि आपको और बढ़िया से क्लियर होगी। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे ये अप्लाई होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें होंगी भाई, टाइम इतना होता नहीं है, क्या करें, ठीक है। जब आप इसको सोल्व कर रहे होते हैं ना भाई, तो इसका एक ही तरीका है, ये होगी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है भाई, यहां जो भी आएगा ये इंडिविजुअल है, और यहां पर जो भी आएगा वैल्यू ये होता है एवरेज, एवरेज वैल्यू होती है। समझना, मिक्सर विधि में क्या होता है, यहां जो भी वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी इंडिविजुअल वैल्यू है, यहां पर भी देखिए दोस्तों इंडिविजुअल ही वैल्यू है, ये इंडिविजुअल वैल्यू है, ये इंडिविजुअल वैल्यू है। 12%, 14% भी इंडिविजुअल वैल्यू है। लेकिन जो ये 326 बटे 25% हम निकाल के लाए हैं एवरेज, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये मिक्सर विधि का कंसेप्ट होता है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सोल्व जब आप करेंगे तो भाई 326 बटे 25 माइनस 12 करेंगे, एक में 14 माइनस 326 बटे 25 करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, समझना इस बात को। तो इस केस में दोस्तों आप ही मिक्सर विधि ना लगाएं। मैं एक फिर कह रहा हूं कि 99% प्रॉब्लम्स जब है हम सोल्व करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जहां सब कुछ मिक्स है, ना प्रिंसिपल का पता है इंडिविजुअल, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिविजुअल पता है, ना सिंपल इंटरेस्ट इंडिविजुअल हमें पता है, उस केस में ये
जहां पर सब कुछ मिक्स हो रखा है, वहां पर ये मिक्सर विधि सबसे कारगर होगी। 99% प्रॉब्लम इस विधि से हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो डेटा एग्जामिनर सेट करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने इस तरीके से सेट किया है कि अगर आप मिक्सर विधि का सहारा लेंगे तो आप क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे, इतना बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना बड़ा डेटा आ जाएगा, अब आप सोल्व करते रहो इसको, तो तब आप ये मिक्सर विधि ना लगाएं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको एक बार। अब मैं जो तीसरा मेथड है उसकी बात करता हूं। तीसरा मेथड कंप्लीटली जो है वो सोचने का मेथड है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं जब इस तरीके से भी प्रॉब्लम ना बन पाए आपसे, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, ये जो है तीसरा मेथड है, इसको फॉलो करें। यह सब कुछ सोचना ही है, मानना है आपको। ठीक है, सोचना है, खाली सोचा आपने। जो हम पहला मेथड किया है उसमें भी हमने सोचा ही है, उसमें माना ही है भाई, एक मूलधन x है, दूसरा 25,000 माइनस x है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि पहले वाले की 12% है, दूसरे वाले की 14% है। सब कुछ माना ही तो है वहां पे, तो यहां मानने में क्या हर्ज हो रहा है, यहां भी मान लो, सोच लो थोड़ा सा। अब ये सारा गेम है सोचने का। वो कह रहा है कि यार 25,000 रुपए दो लोगों से उधार लेता है, एक लोग है वो उसको 12% दर पर चार्ज करता है, दूसरा है वो 14% पे करता है। अब ये नहीं पता कि कौन सा कितने पे कर रहा है। तीसरी बात यहां से ये निकल के आती है कि जो साधारण ब्याज है वो उसको टोटल इतने रुपए मिल रहा है, जितना मिल रहा होगा 3260 मिल रहा है शायद, इसमें 3260 जितना भी मिलेगा इस तरीके से। तो अब आप सोचिए यार कि अगर एक तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही खेल है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। ठीक है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। ठीक है, जब आपको सोचना ही है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार अगर मान लो सारा ही धन 12% से दिया जाता तो उसको कितना ब्याज मिल जाता। एक सेकंड लगेगा सवाल सोल्व होने में, एक सेकंड। कैसे भाई, ये धन तो जितना भी होगा, मुझे नहीं पता कितना धन है, लेकिन ये 12% से दिया जा रहा है। ये धन है 2% एक्स्ट्रा से दिया जा रहा है, यानी कि 12%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14% को 12% प्लस 2%। ठीक है, 12% प्लस 2%, इसको ले सकते हैं 14%। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो भी धन है, ये टोटल धन, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो दिया ही जा रहा है। ठीक है, ये जो टोटल धन है ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको दिया ही जा रहा है। हम ये सोचे कि यार अगर सारा धन ही मान लो कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही चार्ज होता तो हमें कितना साधारण ब्याज मिलता। इसमें क्या है 14% वाले में कि 12% से तो ये चार्ज हो ही रहा है, 2% एक्स्ट्रा और लग रहा है। बस हमें ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो 14% है ये 12% से तो चार्ज हो ही रहा है, 2% यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, 2% ये एक्स्ट्रा चार्ज किस पर, जो भी यहां पर मूलधन रहा होगा उस पर 2% एक्स्ट्रा चार्ज है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो भाई यहां भी 12% है, यहां भी 12% से तो दिया ही जा रहा है, 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। तो कंप्लीट धन अगर 12% से दिया जाता तो हम कितना ब्याज कमा रहे होते, किस पर भाई, वही है 25,000 पर। तो 25,000 पर अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती एक साल के लिए तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हम कमा रहे होते। सिंपल सी बात है, लो सोल्व कर लो। 0, 12 पंजे 60, 6 और 12 दून 24 और 36, 3,000 रुपए हम कमा रहे होते। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो एक तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 14% को आपने टुकड़ों में तोड़ लिया, एक 12%, एक 2% का टुकड़ा। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो भी धन है वो 12% से तो दिया ही जा रहा है, ये 14% वाला है ना। ठीक है, ये 2% एक्स्ट्रा से और दिया जा रहा है, तो टोटल जो धन है उस पर 12% तो देखिए चार्ज हो ही रहा है ना। टोटल जो धन है उस पर 12% तो चार्ज हो ही रहा है, 2% जो है ये एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है किस पर, 14% वाले पर, जो भी यहां पर मूलधन रहेगा। जब हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल प्रिंसिपल 12% से तो चार्ज हो ही रहा है ना, तो 12% से जब आप चार्ज करेंगे तो रुपए आ गए 3,000 रुपए, और आपका जो साधारण चार्ज है वो कितना है भाई, 3260 रुपए। जब आपने इसमें से 3,000 रुपए घटा दिए तो ये आ गए 260 रुपए। समझना इस बात को कि भाई
अगर सारा धन ही 12% से दिया जाता तो आप रुपए कमा रहे होते 3,000, अगर सारा धन ही 12% से दिया जाता। लेकिन कुछ धन ऐसा है दोस्तों 25,000 में से कि वो 14% से दिया जा रहा है। अगर सारा धन ही 12% से दिया जाता तो 3,000 रुपए कमा रहे होते, लेकिन आप कमा कितने रहे हैं? 3260 रुपए। तो ये 260 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, ये किसकी बदौलत कमा रहे हैं? इस 14% की बदौलत कमा रहे हैं। इस 14% में जो प्रिंसिपल है ना, उसकी बदौलत कमा रहे हैं। कब? जो 260 रुपए आप कमा रहे हैं, सॉरी, ये 14% की बदौलत नहीं कमा रहे, यहाँ पे ये जो 2% एक्स्ट्रा है इसकी बदौलत कमा रहे हैं। भाई अगर पूरा ही धन 12% से दे दिया जाता तो 3,000 रुपए ब्याज मिल जाता। आपको कितना मिल रहा है? 3260 रुपए। तो 3260 में से जब आप 3,000 को घटाएंगे तो 260 रुपए मिलेंगे। तो 260 रुपए जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यहां जो भी प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है, उसका 2% चार्ज हो रहा है। यानी कि 2% जो है, ये जो एक्स्ट्रा 2% है ना, इसकी बदौलत ही आप 260 रुपए कमा पा रहे हैं। समझना इस बात को। तो 2% की वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 260 को। तो भाई 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 260 बटे 2 यानी कि 130 को। मैंने ये कहा था भाई जो प्रिंसिपल है ना वो होता है 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई 100। तो 13,000 रुपए आगे। 13,000 रुपए क्या है? 13,000 रुपए वो है जो 14% की दर से चार्ज हो रहे हैं। यानी यहां पर जो भी प्रिंसिपल रहेगा दोस्तों, वो उसका 2% ही कितना है? 260 है। मैं आपको दोबारा ये लैंग्वेज बता रहा हूं कि अगर आप ये मानते हैं कि अगर पूरा ही धन जैसे 12% है, ये 14% की दर से चार्ज हो रहा है, तो ये 12% की दर से तो चार्ज हो ही रहा है, 2% एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अगर पूरा ही धन 12% से दिया जाता तो 25,000 का 12% 3,000 रुपए, लेकिन हम कितना पा रहे हैं? 3260 रुपए दे रहे हैं। तो 3260 जो 260 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो इस 2% के कारण पे कर रहे हैं। यहाँ जो भी मूलधन भाव जैसे मान लो पी है, ठीक है, तो पी का जो 2% है वो है 260 रुपए। यानी कि जो भी आप 260 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो इस 2% के कारण दे पा रहे हैं, ठीक है। तो 2% की वैल्यू 260 को, तो 1% की वैल्यू 130 को, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 13,000 रुपए। जब हमें ये पता लग गया कि भाई 14% वाला धन तो दिया जा कितना है? 13,000 रुपए। टोटल धन कितना है? 25,000 रुपए। तो 12% का धन कितना हो गया? 12,000 रुपए। ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। आप उतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे मिक्सर विधि में, वहां एक्स वैक्स मानेंगे, इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा तो सोचना है कि भाई ये 12% से तो चार्ज हो ही रहा है, 2% एक्स्ट्रा चार्ज और हो रहा है। अगर पूरा ही धन 12% से चार्ज होता तो रुपए कितने देने पड़ते? 3,000 रुपए। तो 260 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जबकि दे कितना रहा हूं? 3260 रुपए। तो 260 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो है 2% की वैल्यू। 2%, इस 2% के कारण मेरे को 260 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 2% की वैल्यू 260, तो 1% की वैल्यू 130, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 13,000 रुपए। यानी कि जो 14% से चार्ज हो रहा है धन, ये है 13,000 रुपए। टोटल आपने 25,000 रुपए उधार लिए। जब ये 13,000 रुपए हो गए तो 12,000 रुपए ऑटोमेटिक बच ही जाएगा। इस तरीके से आप ये जो टाइप है इसको खत्म कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर फिर भी किसी भाई को कोई टाइप पे इस टाइप के जो भी 3 मेथड मैंने बताए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख ले, समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो फिर कमेंट के माध्यम से बताए, मैं उसे फिर से थोड़ा सा और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार टाइम देख लेते हैं, थोड़ा सा 50 मिनट के अराउंड हो गए, ठीक है। और अब अपनी भी भाई हिम्मत नहीं है, 50 मिनट की क्लास हो गई है। मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। कराना क्या है यार, वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वही बातें कर दूंगा दोबारा से। बस डेटा चेंज करूंगा, लैंग्वेज ये रखूंगा, और कराना क्या है? करा के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन करा देता हूं भाई। क्वेश्चन लाओ रे, कहां है क्वेश्चन? है दोस्तों, जैसे मान लो आप 16,000 4% 5% डेटा चेंज करें। एक व्यक्ति जो है उन साहूकार से जैसे 16,000 रुपए या तो किसी को उधार देता है या किसी से उधार लेता है, 16,000 रुपए, ठीक है। एक पर वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, दूसरे पर वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है।
और यदि एक साल के अंत में कुल साधारण ब्याज उसको 700 रुपये मिलता है, तो वह राशि ज्ञात करो जो या तो 4% रेट से चार्ज की गई है या फिर 5% रेट से चार्ज की गई, कोई से भी रेट से चार्ज की गई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर भी चेंज कर लें, 25,000 की जगह 16,000 कर लें। ठीक है, बैंकर्स एंड यहां पर 4% कर ले, एक की दर है 4% पर एनम और दूसरे की दर है 5% पर एनम, और टोटल वो 700 रुपए कमा रहा है भाई। ठीक है, 700 रुपए वो उसको दे रहा है, किसी से देखिए उधार ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। वैसे ही बोल सकता है कि आप हैं, आप 2 लोगों को उधार दे रहे हैं, टोटल पर कितने 16,000 रुपए। ठीक है, जैसे मैंने किसी 2 लोगों को 16,000 रुपए दिया, एक को 4% से, दूसरे को 5% चार्ज किया मैंने, कुल मैंने 700 रुपए कमाए, तो 4% से जो धन था, जो चार्ज किया गया था धन था, वो कितना था, या फिर 5% से मैंने कितना धन उधार दिया है। ये लैंग्वेज ही होती है इधर उधर, या तो उधार लेगा या उधार देगा। ब्याज कब कमाया जाएगा? ब्याज कमाया जाएगा जब हम, जैसे मेरे को ब्याज कमाना है तो मैं किसी को धन दूंगा, और कोई ब्याज मेरे से कमाना चाह रहा है तो वो मेरे को धन देगा। ठीक है, यही तो ब्याज कमाने का तरीका है, तभी तो ब्याज आएगा, नहीं तो ब्याज कैसे आएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब यहां पर देखिए, पहला मेथड है वो मैं नहीं बता रहा दोबारा, आप मिक्सर विधि का सहारा लें। ठीक है, मिक्सर विधि का सहारा लें एक बार। ठीक है, मिक्सर विधि में क्या होता है दोस्तों, मैंने कहा था एवरेज रेट, कुछ धन है वो 4% से दिया गया है, यहां 4% रखें। जब आप मिक्सर एलिगेशन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अब इतना ही देखिए। दूसरा धन है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज किया गया है। अब वो कह रहा है कुल 700 रुपए कमाता है। मैंने कहा था मिक्सर विधि जब भी आप लगाएंगे तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, कैसे निकालोगे? जो भी आपको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है एक साल में, या आपने किसी को दिया है एक साल में, अगर आप कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, एक कंबाइंड जो साधारण ब्याज से अगर आप दर निकालेंगे तो वो औसत दर ही आएगी। ठीक है, औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आएगी। तो 700 रुपए आपने किसी को कमाए या किसी को दिए, किस पर? 16,000 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है भाई, तो इस तरीके से जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ गया भाई 2 × 16 और 35। ठीक है, 35/8% आ गया। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी भाई? 35 बटे कितनी आ रही है? 8 आ रही है क्या? ठीक, 8% आ गया। अब यहां पर देखिए आप कैसे करेंगे भी, अगर आप इसको 4 माइनस करते हैं, 4 माइनस 35/8, तो फिर माइनस में वैल्यू आएगी। अगर इसको सीधा सा तरीका है 35/8 माइनस 4 कर दें, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 35/8, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे देखिए 8 पंजे 40 आ जाएगा, 40 माइनस 35/8, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 35 माइनस 8 चौक 32/8। ठीक है, तो जब आप इसको देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, तो 40 में से 35 घटाएंगे तो 5/8, और ये कितना आ रहा है भाई? 3/8। 8 से 8 ना रहा, रेशियो लेंगे सीधा, 5:3 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 5:3। ठीक है, तो जो भी रेशियो आएगा आपके पास वो आ रहा है दोस्तों 5:3। ये रेशियो है, ये धन नहीं है। ठीक है, ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब रेशियो जब प्रपोर्शन करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन में वहां देखेंगे अच्छे से कि भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो हम रेशियो निकाल के लाते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो समानुपात में होता है। मतलब अगर ये 300 रुपए है, तीन तो ये 5 कितना होगा? 500 रुपए होंगे। अगर ये 3,000 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 5,000 को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब समानुपाती होती है ये मतलब कुल मिला के, मतलब एक तरह से जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। ये धन नहीं है एग्जैक्ट कि भाई 5 रुपए 3 रुपए, नहीं, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो ये इंडिकेट करता है कि अगर मान लो ये वैल्यू 3,000 हुई, तीन वाली, तो ये 5 वाली जो वैल्यू होगी ये 5,000 रुपए होगी। मतलब अगर आप इसको 1000 से गुणा करेंगे तो इधर भी 1000 से गुणा होगा,
इधर आप 2000 से गुणा करेंगे 3 को, तो 5 को भी 2000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 3 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 5 को भी 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। ये होता है रेशियो का कंसेप्ट। ठीक है, ये एक आइडियल वैल्यू आ गई आपके पास 5:3। अगर यहां पर आप 5 से गुणा करते हैं 3 को तो 15 आएगा, तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो की आइडियल वैल्यू। अब आप इसे जितना लेके जाना चाहें, 5 से गुणा करके, 10 से गुणा करके, 1000 से गुणा करके, 5000 से गुणा करके, 1,00,000 से गुणा करके ले जाएं, इसके ऊपर पहाड़ खड़ा कर देंगे कैलकुलेशन वैल्यू का, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमारे पास जो 5:3 आया है, ये है दोस्तों प्रिंसिपल का रेशियो है। ये क्या है? जो प्रिंसिपल है हमारा, मूलधन है, उसका रेशियो है, RATIO। इस चीज को समझिए, जो भी 5:3 आया है वो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो है। तो 5 और 3 दोस्तों कितने हो गए? 5 + 3 कितने हो गए? 8। यानी कि 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 16,000 को। तो भाई 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 16,000/8 यानी कि 2,000 को। ठीक है, तो भाई 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगी? भाई 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी 6,000 को, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी 5,000 को, 5 गुणा 2,000, 10,000। तो भाई हो गई टोटल 16,000। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 3 यूनिट, मतलब इधर वाला जो पोर्शन है ये तो है 6,000 रुपए, और जो इधर वाला पोर्शन है यानी कि 3 वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला 3 जो यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है उस धन को जो 5% से लिया गया है। 5 जो यूनिट है ये उस धन को रिप्रेजेंट कर रही है जो 4% से लिया गया है। तो ये कितना है भाई? 10,000। तो मिक्सर विधि इसमें आसान से हम लगा सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, जब करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं एक बार इसका ऑप्शन देख लेता हूं कि सही निकला है गलत निकला है। देखना भाई, देखा, ठीक है। इसने तो एक ही पूछा था 4% का, मैंने आपको 5% वाला बता दिया, 4% वाला बता दिया। बस कुल मिला के इतना है कि मिक्सर एंड एलोकेशन विधि यूज करें तो आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं आसानी से। आपको जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया गया उसी से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। इस तरीके से इसको सोल्व करें, जो भी वैल्यू आएगी ये एक आइडियल वैल्यू होगी रेशियो की, जो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी ऐसे धन को जो 5% से दिया गया है, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे धन को जो 4% से दिया गया है। टोटल हम 5 और 3 8 यूनिट है, 8 यूनिट 16,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 2,000 को। तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 6,000 को, और जो 5 यूनिट है 5 दूनी 10,000 को। इस तरीके से हम देखें कितना आसानी से इस सवाल को सोल्व कर रहे होते हैं। इसमें आप जो थर्ड मेथड है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वही है, देखिए बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस पर चाहे जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, एक धन है 4% से दिया जा रहा है, थर्ड मेथड में बता रहा था। एक धन है 5% से दिया जा रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4% + 1%। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो धन है ये तो 4% से दिया जा रहा है, इसकी तो बात ही खत्म है। ये जो धन है ये 4% से तो दिया ही जा रहा है, 1% एक्स्ट्रा और दिया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, एक्स्ट्रा, ये 4% से तो दिया ही जा रहा है, 1% उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल धन है ना वो 4% से तो चार्ज हो ही रहा है, तो टोटल कितना है भाई? 16,000। तो 16,000 रुपए 4% से चार्ज हो रहा है, तो 16,000 का 4% होता है भाई 640 रुपए। आप देख ले, मूलधन 16,000 रुपए, दर 4%, समय 1 साल बटे 100, जब आप इसको 16 चौक 64, 640 रुपए। यानी कि 640 रुपए आपको, जो अगर आप पूरे धन को ही 4% रेट से देते तो 640 रुपए तो कमा ही रहे होते, लेकिन आप कमा कितने रहे? 640 नहीं कमा रहे, 700 रुपए कमा रहे। तो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 60 रुपए, ये किसकी बदौलत मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको इस 1% की वजह से। यहां पर जो भी प्रिंसिपल रहेगा दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 1% है, उसकी बदौलत ये 60 रुपए आपको मिल रहे हैं। यानी कि 1% की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 60 को, तो 100% की वैल्यू जो होगी दोस्तों 60 गुणा 100, यानी कि 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आ गया। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है जो 5% से दिया जा रहा है ये है 6,000 रुपए।
जब ये जो 5% वाला 6,000 रुपए है, टोटल आपने 16,000 रुपए किसी से उधार लिए, तो बचा हुआ कितना हो गया? 16,000 माइनस 6,000 यानी 10,000 रुपए। तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जा रहा है कितना? 10,000 रुपए। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही मेथड देखिए कामयाब है। हर मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए पिछला सवाल जब हमने देखा था तो मिक्सर विधि वहां फेल हो गई थी। ठीक है, एक तरह से फेल हो गई थी कि कैलकुलेशन इतना लॉन्ग हो जाता है, वो करना उचित नहीं है। इसलिए हम ये जो तीसरा मेथड है मान सोचने का, इसको अप्लाई करेंगे कि यार अगर पूरा धन ही 4%, ये तो 5% है, 4% से तो दिया ही जा रहा है, 1% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है बस। तो मैं ये मानूं कि अगर पूरा ही धन 4% से दिया जाता तो मैं 740 रुपए तो कमा ही रहा होता, लेकिन मैं कमा कितना रहा हूं? 700 रुपए। तो ये जो 60 रुपए मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, ये 1% एक्स्ट्रा की बदौलत कमा रहा हूं। तो 1% की वैल्यू है 60 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 6,000 रुपए। यही मेरा प्रिंसिपल है। तो 5% से दिया गया है और टोटल मेरी 16,000 रुपए की रकम है, तो 16,000 माइनस 6,000 करूंगा तो ये दूसरा प्रिंसिपल हमारे को मिल जाएगा जो 4% से चार्ज किया गया है। ठीक है भाई, ठीक है। शायद वीडियो आज 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इन सवालों में देखिए यही है और इससे बड़ा इसमें कुछ है भी नहीं। और मैं यही कहूंगा, देखिए अभी आप लोग इसे करें। और एक बार टाइम 9:39 हो गए ना। ठीक है यार, मैं इसको सवाल और कितनी बच गई और भी है, देखिए मेरे पास सवाल और है। सिर्फ वैल्यू चेंज होती है और कुछ नहीं होता। और कराएं, बहुत है। हाँ, इसमें देखिए दोस्तों टाइम के वेरिएशन के साथ भी लैंग्वेज बनती है। वो हम देखिए, अब टाइम ज्यादा हो गया तो अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि टाइम के साथ कैसे वैल्यू चेंज होती है। ये तो देखिए आपको 1 साल का कह रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, कई बार वो कहेगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज ये है। तो उस टाइप में हम कैसे इन सवालों को सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, 1 साल का निकालना है और 1 साल के निकालने के बाद एवरेज रेट मिल जाएगी। एवरेज रेट मिल जाएगी तो ये देखिए 1 साल के ही है, ये जो रेट है पर ईयर है, 40% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। तो हम जो 3 साल है उसको 1 साल में ले आएंगे तो वो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी वार्षिक 1 साल की। ठीक है, तो बस इतना ही। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और करना पड़ता है, डिवाइड बाई ईयर करना पड़ता है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। और फिर वही तरीका है मिक्सर विधि या फिर ये सोचने वाली विधि, इससे सवाल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। वो हम देखें, नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, भी टाइम तो है यार, करा तो सकते हैं इसमें। चलिए मैं एक वैल्यू और डालता हूं यार, कोई नहीं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इससे रिलेटेड कि वैल्यू, जैसे वैल्यू चेंज करना है हमारे को, तो करना क्या हो? ठीक है, वैल्यू चेंज कर लो आप। वैल्यू लिखो 30,000 रुपए, 12%, 10%। ठीक है, कुल 30,000 रुपए वो उधार लेता है। एक को 12% से चार्ज करता है, दूसरे को 10% से चार्ज करता है। और इस बार वो कह रहा है कि यार वो टोटल है ना, वो 36,480 रुपए कमा रहा है टोटल। ये ब्याज का नहीं कमा रहा, वो कह रहा है कि टोटल जो है ना, टोटल चलिए, वो कह रहा है टोटल जो है 36,480 रुपए कमा रहा है। ये लैंग्वेज है, मैं बता देता हूं। तो वो कह रहा है कि यार 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना चार्ज होगा, 12% से कितनी राशि उधार ली गई है। मैं एक बार बोल के वो बता देता हूं आपको, सुन लीजिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि यार कोई विश्वास नाम का आदमी है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपए की रकम 2 साहूकारों से उधार ली। इसका एक भाग 12% की साधारण ब्याज से की दर से और शेष भाग यानी दूसरा भाग 10% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से लिया गया।
यदि 2 वर्ष के अंत में ऋण रकम को निपटाने के लिए उसने कुल मिलाकर 36,480 रुपए दिए, तो 12% की दर से उसने कितने रुपए उधार लिए थे। इसमें देखिए दोस्तों, वो कह रहा है 2 वर्ष, यहां पर देखिए 2 साल डाल दिया उसने, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि एक व्यक्ति है, 2 साहूकारों से कुल 30,000 रुपए की राशि उधार लेता है। एक पर 12% का ऋण है, दूसरे पर 10% वार्षिक दर से चार्ज हो रहा है। यदि साधारण ब्याज दिया गया है, यदि 2 साल का कुल साधारण ब्याज ये नहीं पूछा उसने ये कहा है कि लैंग्वेज में कि यदि 2 साल के अंत में वो टोटल 36,480 रुपए देता है उसको, ठीक है, तो 12% की दर से जितनी राशि उधार ली गई थी वो बता दो भाई। अब बात वही है, निकालना आपको सिंपल इंटरेस्ट ही है। एक राशि है वो 12% की दर से दी गई है, दूसरी राशि 10% की दर से, मिक्सर विधि लगाई। अब यहां पर थोड़ा सा खेल ये है कि भाई वो टोटल 36,480 रुपए दे रहा है और उसका मूलधन कितना था 30,000 का, तो ब्याज आ गया 6,480 का, ठीक है, ये हो गया ब्याज। यानी कि ब्याज के कितने दे रहा है वो, 2 साल का कुल साधारण ब्याज 6480 रुपए दे रहा है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना देगा, 1 साल का, ये 2 साल का ब्याज है भाई सवाल के हिसाब से, है ना। 1 साल का जो ब्याज होगा वो होगा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 0, 3240 रुपए। अब 1 साल का जो ब्याज है वो 3240 रुपए है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आराम से निकाल देंगे। 3240 रुपए कमा रहा है किस पर, 30,000 पर, तो 100 पर कितना, समय 1 साल है, तो 3 2 बिंदु से 2 बिंदु, ठीक है, और 3 2 5, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0, 3 24, ठीक है। तो यह आ गया देखिए 108/10, कितना आ रहा है भाई 108/10, यानी कि ये वैल्यू 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट की एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10.8%। ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ऐसे। यहां पर कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा ये इसने क्या किया है कि एक तो उसने क्या थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, उसने हमारे को साधारण ब्याज में दे करके उसने मिश्र धन दे दिया कि भाई वो कुल 36,480 रुपए दे रहा है। कोई बात नहीं, अगर मिश्र धन देगा तो भी हम ब्याज तो निकाल ही लेंगे। दूसरी बात उसने ये कहा है कि वो 1 साल में नहीं कमा रहा, 2 साल में उसको देने पड़ रहे हैं ये रुपए, ठीक है, तो 2 साल ऐड कर दिया। यानी कि ये एक ऐसा सवाल है जहां पर मिश्र धन दिया गया, ना तो साधारण ब्याज दिया गया है, और समय भी यहां पर 1 साल की जगह 2 साल कर दिया गया। यानी कि दोनों चीजों को कंबाइन रूप से एग्जामिनर ने समेटा है, ब्याज भी नहीं दिया और समय भी 1 साल की जगह 2 साल दे दिया। तो इस टाइप के जब सवाल होते हैं तो उनको ऐसे करें आप। अगर वो कह रहा है कि टोटल इतने रुपए दे रहा है 36,480, तो भाई ब्याज कितना दे रहा है, मूलधन घटा दो 30,000 रुपए को, आ गया 6,480 रुपए। ये क्या है, 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकालो 3240। अब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी मिश्र विधि में, तो 3240 रुपए कमा रहा है किस पर, 30,000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। यहां से 10.8 एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, तो 10.8 यहां पर करें आप। जब आप सोल्व करेंगे 0.8, 10.8 माइनस, इसको ऐसे करते हैं दोस्तों, 10.2 बड़ी वैल्यू होती है उसमें छोटी वैल्यू घटाई जाती है, 10.8 माइनस 10.8, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10.8, यानी कि 1.2। जब पॉइंट से पॉइंट ना रहा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2:3 के रूप में आपको ये जो 2:3 आया है ये प्रिंसिपल का रेशियो है। यानी कि जो 3 यूनिट है ये वो यूनिट है जो 10% की दर से दी गई है, जो 2 यूनिट आई है ये वो यूनिट है जो 12% की दर से दी गई है, ठीक है। ये जो है ये प्रिंसिपल का रेशियो, आप इस चीज को समझिए। ये है प्रिंसिपल का रेशियो। अब 2 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 5, यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है भाई किसको, टोटल प्रिंसिपल कितना है 30,000 का। भाई ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है जब भी आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिक्सर विधि लगाते हैं, तो यहां प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। अब प्रिंसिपल जैसे एक 2 यूनिट है, एक 3 यूनिट है, ये रुपए नहीं है भाई, यूनिट है। कहने का मतलब कि जो 12%, जो 2 यूनिट है ये 12% की दर से चार्ज हुई है, जो 3 यूनिट है ये 10% की दर से चार्ज हुई है, टोटल कितनी है 5 यूनिट। जबकि सवाल में कितनी दी गई है मूलधन, प्रिंसिपल 30,000 रुपए, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 30,000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा भाई किसको, 5 6 30 यानी 6,000 को,
तो इसको आप 6000 से जब गुना करेंगे 3 यूनिट को, तो 3 यूनिट को जब आप 6000 से गुना करेंगे तो ये आ गया 18,000 रुपए। और इसको जब आप 6000 से गुणा करेंगे तो ये आ गया, इसको जब 2 यूनिट को, तो 12,000 रुपए। ठीक है भाई, तो आप जोड़ के देख लीजिए 18,000 और 12,000 रुपए इसमें आ गया। अब 12% की दर से पहुंच रहा है तो 12,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता 10% की दर से कितना दिया तो 18,000 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए मिक्सर विधि से आप आराम से, इसमें सब कुछ दिया गया है सवाल में, टाइम के साथ भी चीजें दी गई हैं और मिश्र धन भी दिया गया, यानी कि ब्याज भी डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है। तो ब्याज डायरेक्ट नहीं दिया गया, मिश्र धन दिया गया, वहां से ब्याज निकालें। 2 साल का है 1 साल का में कन्वर्ट करें, कितने भी साल का हो उसको 1 साल में बदल दें, डिवाइड बाई ईयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल का समान होता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। नहीं, पहले साल आप जितना ब्याज कमाएंगे वही आप दूसरे साल कमाएंगे, वही आप 10वें साल कमाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई ईयर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, मिक्सर विधि लग जाएगी, आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा। जो भी रेशियो आएगा वो मूलधन का रेशियो होगा, प्रिंसिपल का रेशियो होगा। कहने का मतलब 2 यूनिट है वो 12% की दर से चार्ज की गई है, 3 यूनिट है वो 10% की दर से चार्ज की गई है। अब टोटल जो है ये प्रिंसिपल का रेशियो है, प्रिंसिपल आपके पास है, जैसे यहाँ पर 2 3 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 30,000 को, तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी 6,000 को, तो 2 यूनिट 12,000 को, और 3 यूनिट 18,000 को। सिंपल सी बात है, गुणा तो करना है, और करना क्या है। अब 1 यूनिट 6,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 यूनिट 12,000 को, 3 यूनिट 18,000 को, गुणा तो करना है इसको। इस तरीके से हो जाएगा। चलो अब निपटा ही देते हैं यार इस टाइप को, और थोड़ा 5-4 मिनट और लगेंगे। आप क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और है यार, लगे हाथ टाइप खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 प्राप्त होता है तो 10% की दर से कितनी राशि उधार दी गई। कुल मिला के यह है कि दोस्तों आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 लोग हैं, 2 लोगों से आपने 1500 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, 1500 रुपए उधार ले लिए, जो साहूकार से 1500 रुपए आपने उधार ले लिए, और 10% और 7% की दर से ये चार्ज हो रहा है, 10% और दूसरा वार्षिक दर पर, दूसरे पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो चार्ज किया जा रहा है। साधारण ब्याज लगाया गया है। यदि 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज है 396 रुपए, ठीक है, 396 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात करें जो या तो 10% की दर से दी गई है, ऐसे पूछ सकता है वो, ठीक है, या फिर वो 7% की दर से दी, या मैं 10% ही डाल देता हूं, दोनों बता दूंगा मैं, 10% की दर वाली भी, 7% की दर वाली भी। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा सवाल है कि एक साहूकार है, मतलब एक व्यक्ति है, 2 साहूकारों से 1500 रुपए उधार लेता है। एक पर वो 10% की दर पर देता है, दूसरे को 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया है उसको। यदि 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज रुपए 396 है तो वह राशि ज्ञात करो कि जो 10% की दर से उधार दी गई। सिंपल सी बात है, मिक्सर विधि, जब मूलधन भी मिक्स हो, दर भी मिक्स हो, समय भी मिक्स हो, समय तो कौन पता ही है, दोनों का 3-3 साल है इस सवाल में, और साधारण ब्याज भी मिक्स हो तो मिक्सर विधि लगाएं। मिक्सर विधि लगाने का एक ही तरीका है कि एक तरफ 10% लिखें, दूसरी तरफ 7% लिखें। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितना, 1 साल का। यहां जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है दोस्तों, देखिए टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होता है वो देख लेते हैं। टाइम के साथ जो वेरिएशन है, जैसे यहाँ 3 साल का ऐसा ही है, ये क्या है, 3 साल का, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 396 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 396/3। तो क्योंकि हमें पता है कि यार साधारण ब्याज उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हर साल का समान होता है, पहले साल भी उतना ही ब्याज लगता है जितना 10वें साल लगता है, तो डिवाइड बाई ईयर होता है। सिंपल सी बात ये है, 1 साल के ब्याज, जो भी टोटल ब्याज दिया गया उसको डिवाइड बाई ईयर कर दो। 3 साल में 396 कमाई तो 1 साल में 396/3, तो 1 3 2 यानी कि 132 रुपए ब्याज कमा लिया। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर निकालनी पड़ेगी, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 132 रुपए वो कमा रहा है किस पर,
132 रुपये कमाया किसमें, 1500 पर, तो 100 पर कितना। तो इस तरीके से जब आप सोल्व करेंगे तो 5 ये 15, सॉरी 3 15 और 312, 312 यानी 44/5%। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 44/5%। तो आप यहां पर लिख दें 44/5%। ठीक है, अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 44/5, तो 10 पंजे 50 माइनस 44/5, तो 6/5। इसको सोल्व करेंगे तो 44/5 माइनस करेंगे 44/5, जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू घट जाएगी। तो यह आ गया 44 माइनस 35, 7 पंजे कितना हो गया 35/5। तो 35 और 44 जब आप घटाएंगे तो कितना आ रहा है भाई 9, तो 9/5। 5 से 5 ना रहा, 3 तिया 9, रेशियो लेना है, मतलब आपको एक आइडियल वैल्यू पर लेके जाना है, जितना कट सकता है उतना काटना है। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो जो रेशियो आपके सामने आया 3:2 आया, 3:2 आया। और ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, प्रिंसिपल को। जो भी रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो भी रेशियो आएगा भाई वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो भी रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 रेशियो जो है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 यूनिट जो है ये हो रही है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज, और जो 3 यूनिट है ये हो रही है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज। ठीक है, जो 2 यूनिट है ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज हो रही है, और 3 यूनिट है ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज हो रही है। टोटल प्रिंसिपल कितना है, 3 और 2 5, 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई, 1500 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 के 15 यानी 300 को। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 300 रुपए है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600 रुपए, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वहां 300, तो 900, 3 तिया 9, इन 900 रुपए। तो 10% की दर से जो धन उधार दिया जाएगा, उधार लिया गया था, वो है 900 रुपए। ठीक है, और अगर वो कल आपसे पूछ लेता है कि 7% की दर से कितना धन उधार दिया गया, तो वो है 600 रुपए। इस तरीके से हम मिक्सर विधि से बढ़िया बढ़िया सवालों को आराम से कर सकते हैं। और इसको आप देख लीजिए एक बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, और कई बार देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ टाइम का था थोड़ा सा, कि 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया था, हमने 1 साल का निकाल लिया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली, मिक्सर विधि लगा दी, बस। अब जो भी रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल का रेशियो होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का यानी कि 2 यूनिट दी गई है 7% से, 3 यूनिट दी गई 10% से। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब हम टोटल प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे, 3 और 2 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 1500 को, तो 1 यूनिट 300। ठीक, 5 ही 1500, और इसको जब 300 से गुणा करेंगे तो आराम से सवाल हो रहा होता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट ही दे देता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैं वैसे बता देता हूं कि कई बार वो डायरेक्ट ही रख देता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो कहता है कि यार कि 10,000 रुपए की राशि है, वैसे लिख लो क्वेश्चन, 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है। ठीक है, 10,000 रुपए का जैसे प्रिंसिपल होता है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे देता है सवाल में, और कहता है कि 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है। एक पर 2 लोगों से वो उधार लेता है, एक को 8% की दर से देता है, दूसरे को 10% की दर से देता है, और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देता है आगे चल के औसत ब्याज दर 9.2 है, 9.2% है। तो बताओ 8% से उसने कितना धन दिया, 10% से उसने कितना धन दिया, सिंपल सी बात है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखा है तो 1.2, 9.2 माइनस 8 करेंगे तो 1.2, 10 माइनस 9.2 करेंगे तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट में आ रहा, 4 दूनी 8, 4 3 12, जो भी रेशियो आएगा प्रिंसिपल का आएगा। 2 3 5, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे भाई 10,000 को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 5 दूनी 10, 2,000 को। ये वैल्यू देखिए मैं सोल्व करके बता रहा हूं, आप ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम। आप करेंगे 3 2 5, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे 10,000 को, तो 1 यूनिट कितने को, 5 दूनी 10 यानी 2,000 को। तो इसको जब आप 2,000 से गुणा कर रहे होंगे
तो 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए की राशि तो दी गई है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इसको जब आप 2,000 से गुणा करेंगे तो 6,000, और 6,000 के रुपए की राशि दी गई है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये सवाल तब है जब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खुद से दे देता है। तो हमारे लिए एक तो हम खुद एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के आते हैं, साधारण ब्याज से 1 साल का साधारण ब्याज, वहां पर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। कई बार वो समय के साथ भी हेरफेर करता है, तो फिर उसको 1 साल में कन्वर्ट करते हैं, 5 साल को, 3 साल को, इस तरीके से 1 साल में लेके आते हैं, फिर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, फिर यहां तक आते हैं। इसमें क्या वो सीधा ही दे देता है कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, औसत ब्याज दर है वो ये है। तो कुछ राशि 8% से दी गई, कुछ 10% से, औसत ब्याज दर है वो ये है। तो इस तरीके से सिंपल सी मिक्सर विधि लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सवाल को, एक सवाल इस तरीके से भी आते हैं कई बार एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर भी। चलिए ठीक है, हमने देखिए दोस्तों इस टाइप को बखूबी खत्म किया है, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप में अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप वो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सोचने वाला कि यार इसमें तो देखिए जब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे दी है, तो फिर गुंजाइश की मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज वो नहीं दिया है। आप सोचने वाला मेथड वहीं लगा सकते हैं जहां पर साधारण ब्याज आपके पास होता है। तो आप इसको सोच सकते हैं कि यार ये 8% से तो दिया ही गया है, 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है, तो पूरे का 8% निकाल लेते हैं। जो भी ज्यादा वैल्यू होती है वो 2% के कारण होती है, तो 2% उतने को रिप्रेजेंट करेगा, 100% कितने को। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है, उसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया आपको, उसने डायरेक्ट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो सिंपल सी मिक्सर विधि लगाई। तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, मिक्सर विधि भी आनी चाहिए, और जो अपना सोचने वाला मेथड, जो मेथड 3 बताया मैंने, तीसरा मेथड, ये दोनों अगर आपके आते हैं तो आप कोई भी सवाल हो आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे। एक साहूकार, एक आप हो, 2 साहूकारों से उधार लेते हो, या आप 2 लोगों को उधार देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है, ब्याज होता है, सब कुछ मिक्स रहता है, निकालना है। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जितना इस चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं देखिए कीजिए। ठीक है, अगर आप जैसे 10 लोग भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 10 लोगों को भी जोड़ते हैं तो 100 लोग होते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रमोट कीजिए जितना कर सकते हैं। और बाकी कंटेंट वाइज और कंसेप्ट वाइज आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी चीजें कराई जाएंगी फुल मजे के साथ होंगी। ठीक है, और फुल डिटेल में होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोचिंग कर लीजिए, वहां भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वहां क्या है कि उन टीचरों को चीजें आती हैं, लेकिन वहां टाइम बाउंड होता है। मेरे पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से चीजें करा रहा हूँ, बिल्कुल खोल खोल के। आप लोग बस सिर्फ इसको प्रमोट कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इतना ही कहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।